हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 14 की स्टोरी। अगर आपने पीछे का पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियामू अपने घर पर होती है। चैंग मिंग वहाँ उससे मिलने आते हैं। मिंगुई इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के अंडर अब तक अपना सारा प्रोजेक्ट कर रही थी, बट चैंग के ज़्यादा लालची होने की वजह से मिंगुई उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर लेती है। अब वो इनके अंडर काम नहीं करती। चैंग सियामू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास एक वैल्यूएबल फेस है जिसे तुम्हें डेफिनेटली यूज करना चाहिए। तुम भी एक्टिंग इंडस्ट्री में आ सकती हो, मुझ पर बिलीव करो, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। ये सब सुनकर सियामू पहले तो हैरान सी हो जाती है, फिर वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों के लिए मना कर देती है। देन चैंग कहते हैं कि तुम्हें अभी इस पर रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, इन पेपर्स को अपने पास रखो, बाद में अच्छे से इस टॉपिक पर सोचना। फिर सियामू कहती है कि मैं एक टेकआउट गर्ल हूँ, आप मेरा मजाक मत बनाओ, मैं कैसे एक एक्ट्रेस बन सकती हूँ, मेरी सिस्टर ही काफ़ी है एक एक्ट्रेस के रोल में, मैं तो किसी एंगल से उसकी बराबरी नहीं कर सकती। फिर चैंग कहते हैं कि अपने आप को तुम इतना कम मत समझो, तुम्हारा फेस ही काफ़ी है एक एक्ट्रेस बनने के लिए। अब चैंग सियामू के फादर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उससे कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे फादर एटलीस्ट इस एज में तो एक अच्छी सी सुकून भरी लाइफ जिए। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दो। बेसिकली वो उसे अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में चैंग उससे कहते हैं कि तुम इन सब के बारे में अपनी सिस्टर के साथ कुछ डिस्कस मत करना, वो फ़िलहाल अभी काफ़ी बिजी है, शायद इससे उसके काम पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अपना काम करके चैंग वहाँ से चले आते हैं। इधर सियामू सोच में पड़ जाती है। आगे हम मेंगुई को देखते हैं। वो न्यू प्रोडक्शन हाउस के अंडर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए साइन करती है। मिस्टर सॉन्ग भी इसी प्रोडक्शन हाउस के अंडर वर्क करते हैं। मेंगुई अपने फ़ोन में मिस्टर सॉन्ग और सियामू की शूटिंग फुटेज देखती है। इसके एक्सप्रेशन से क्लियर पता लग रहा है कि उन्हें क्लोज देखकर इसे बुरा लगता है। तभी मिस्टर सॉन्ग वहाँ आते हैं। मिस्टर सॉन्ग उससे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ जियांग से अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आई थी। मेंगुई उन्हें लुक देती है और कहती है कि कुछ दिनों बाद हमारी इंटरव्यू है, वहाँ आपसे मुलाकात होगी। ये बोलकर वो उन्हें ऐसे ही लुक देती हुई वहाँ से चली आती है। मिस्टर सॉन्ग बाई से कहते हैं कि वो मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों घूर रही थी। आगे हम इन दोनों को इंटरव्यू में देखते हैं। इंटरव्यूअर पहले तो दोनों से उनके फर्दर प्लान्स के बारे में बातें करता है। देन वो मेंगुई से उसकी ट्विन सिस्टर के बारे में पूछता है कि आप दोनों इतनी सुंदर हैं, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी तरह आपकी सिस्टर भी फिल्म इंडस्ट्री में आए। इस पर मेंगुई जब कुछ आंसर नहीं कर पाती तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे जलन हो रही है क्योंकि मेंगुई के पास उसकी ट्विन सिस्टर है और मेरे पास मेरा कोई ट्विन ब्रदर नहीं है, इस वजह से आप मैक्सिमम क्वेश्चन मेंगुई से पूछ रहे हो। इंटरव्यूअर भी आगे कुछ नहीं बोल पाता। मेंगुई अकेली बैठी हुई थी। मिस्टर सॉन्ग वहाँ उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ये सारा सवाल उठना लाजमी है, तुम खुद ने मीडिया और बाकी सबके सामने अपने ट्विंस को लाकर इन क्वेश्चंस को क्रिएट किया है, लोग तो सवाल पूछेंगे ही, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। इस पर मेंगुई कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस नहीं चाहती कि मेरी बहन को कोई डिस्टर्ब करे, वो एक ऑर्डिनरी लड़की है और उसकी भी अपनी लाइफ है। मिस्टर सॉन्ग मेंगुई से सॉरी बोलते हैं कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और फिर रात में साथ डिनर के लिए बाहर इनवाइट करते हैं। रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों डिनर के लिए आए होते हैं। दोनों बातें करते हैं। मेंगुई की बातों से क्लियर लगता है कि जो फुटेज उसने मिस्टर सॉन्ग और सियामू की देखी थी जिसमें दोनों क्लोज थे, उस वजह से ये मिस्टर सॉन्ग से गुस्सा थी, इसीलिए वो थोड़ा उखड़े उखड़े अंदाज में उनसे बात करती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्रू में जब हम साथ शूट कर रहे थे तब तो तुम काफ़ी सीधी सादी, हमेशा स्माइल करने वाली टाइप लड़की लग रही थी, बट अभी का सीन तो कुछ अलग ही लग रहा है, लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं। इस पर मेंगुई कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे सब याद है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। देन हमें इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मेंगुई के ड्रेस पर कुछ गिर जाता है तो वो साफ़ करने के लिए वॉशरूम जाती है। बाय मिस्टेक वो जेंट्स वॉशरूम में चली आती है। तभी मिस्टर सॉन्ग आते हैं, वो उसे वहाँ देखते हैं, फिर कहते हैं कि ये जेंट्स वॉशरूम है। मेंगुई सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। सामने से कोई दूसरा आदमी वॉशरूम यूज करने आ रहा था।
तब मिस्टर सॉन्ग क्या करते हैं कि वो मेंगुई को एक वॉशरूम के अंदर बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम गेट को अंदर से लॉक कर लो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। मेंगुई वहीं अंदर में थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर सॉन्ग वहाँ आते हैं। उनके हाथ में एक थैला था जिसे वो मेंगुई को देते हैं। उस थैले में वो उसके लिए एक ड्रेस लेकर आए थे। मेंगुई को उनका ऐसे केयर करना काफ़ी अच्छा लगता है। अंदर से ही वो उन्हें थैंक यू बोलती है और साथ में ये भी कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आप सॉन्गजी हो, मैंने आपका प्ले देखा है, आप काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, इस ड्रेस के बदले मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगी। जब तक मेंगुई वॉशरूम से बाहर आती है तब तक मिस्टर सॉन्ग वहाँ से जा चुके थे। यहीं से मेंगुई के अंदर मिस्टर सॉन्ग के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। अगले दिन जब मेंगुई उन्हें लास्ट टाइम हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है तो मिस्टर सॉन्ग उसे पहचान नहीं पाते और कहते हैं कि आई एम सॉरी बट आप कौन हो। यही वजह है कि मेंगुई उनसे हमेशा थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करती है, मीन्स उनसे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। आगे सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। मेंगुई अपना सूट अगेन स्टार्ट करती है। मिस्टर सॉन्ग मेंगुई के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। चेनमो भी अब एक न्यू जॉब करने लगा था, हालांकि वो सियामू को काफ़ी मिस भी करता था। इधर सियामू वहीं अपने घर अपने डैड के साथ थी। अभी की लाइफ स्टाइल से वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखती है। आगे हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेनमो अब एक फिल्म कंपनी के लिए काम करने लगा था। उसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लगे थे। बनाना कहता है कि अब तो तुम काफ़ी फेमस हो गए हो, बहुत लोग तुम्हें जानने भी लगे हैं, महीनों बीत गए बट अभी तक तुम अपने हार्ट ब्रेक से क्यों नहीं उभर पाए। चेनमो कहता है कि मैं उससे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ बट शायद वो अब मुझे प्यार नहीं करती। आगे मेंगुई का सूट था जिसमें वो अपने घर में कैसे रहती है, क्या करती है के बारे में उसे लोगों के साथ शेयर करनी थी। वो अपना सूट देती है। एज यूजुअल उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। नेक्स्ट सीन में हम सियामू को देखते हैं। सीसी उससे मिलने आती है। सीसी उससे कहती है कि तुम मुझे बिना बाय बोले वहाँ से कैसे आ गई। सियामू ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है। इस पर सीसी कहती है कि एक्टिंग करनी बंद करो, यहाँ हम दोनों ही हैं तो तुम्हें नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सियामू कहती है लगता है तुम मेरी सिस्टर की फ्रेंड हो, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं तो शायद तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही होगी। सीसी कहती है कि मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि इस फिल्म में एक्टिंग तुमने की है। सियामू कहती है कि क्या बकवास है, मैं नहीं थी। तभी कुछ गिरने का आवाज़ आता है। उसके डैड को हार्ट अटैक आया था। सीसी और सियामू उन्हें हॉस्पिटल ले आती हैं। सियामू हॉस्पिटल फ़ी के लिए वो मनी यूज़ नहीं करती जो उसकी सिस्टर ने उसे दी थी। उसके पास जो पैसा था उसी में से वो हॉस्पिटल का फ़ी देती है। आगे सियामू सीसी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और साथ में ये भी कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों इससे पहले कभी नहीं मिले। सीसी तो सारा कुछ समझ ही रही थी। वो सियामू से कहती है कि ओके फाइन, फिर हंसते हुए बोलती है कि अगर आगे से तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बस एक कॉल कर देना। आई थिंक कि तुम्हारे पास मेरा नंबर तो होगा ही। आगे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और सियामू से कहते हैं कि हमारे पास बेड नहीं है तो इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना होगा। सियामू पूरा टेंशन में आ जाती है। अपनी सिस्टर को वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, इसीलिए उसे कॉल नहीं करती। फिर चेनमो के बारे में सोचती है। तभी उसे चैंगमिंग की याद आती है। उसने कहा था कि उसका हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट है, इसीलिए वो चैंग से हेल्प लेती है। चैंग उसकी हेल्प करते हैं और कहते हैं कि इस बार तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी बट नेक्स्ट टाइम से क्या, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद पैसे कमाना चाहिए जिससे तुम अपने डैड को सपोर्ट कर पाओगी। आई थिंक तुम्हें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सियामू सोच में पड़ जाती है। उसके माइंड में भी अब काफ़ी कुछ चल रहा था। वो हॉस्पिटल फ़ी के बारे में इंक्वायरी करने कैश काउंटर पर जाती है जहां उसे पता लगता है कि उसका सारा फ़ी पे हो गया है। देन वो उनसे पूछती है कि उसकी फ़ी किसने पे की। उसे पता लगता है कि एक आदमी ने, जो अभी अभी वहां से गया है। सियामू दौड़कर बाहर जाती है, इधर उधर देखती है। चेनमो वहां से रिटर्न हो रहा था। सियामू उसे आवाज़ देती है। चेनमो वहीं का वहीं रुक जाता है, उसकी तरफ देखता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में एक बेल आइकॉन भी है, आप उसे भी प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाली हर अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।